मित्रों, नमस्कार। कल मोदी कोलकाता आए थे। अम्फान से हुई भारी तबाही के एक हवाई सर्वेक्षण के लिए। कोरोना के बाद संभवतः वे पहली बार अपने घर से बाहर निकले। वे सख्ती के साथ स्टे एट होम के अपने आदेश का खुद ही पालन कर रहे थे। रंग बिरंगे नकाबों को लगाकर, मास्क को लगाकर। खैर, इसके बावजूद कल वे कलकत्ता आए और उन्होंने ममता बनर्जी के साथ कुछ विध्वस्त इलाकों का एक हवाई सर्वेक्षण भी किया। जाहिर है कि बंगाल में उनका इस वक्त आना ये बिल्कुल स्वाभाविक था। इसलिए नहीं कि इतनी भारी तबाही हुई है। तबाही तो अभी सारे भारत में उनके लॉकडाउन के चलते जो हुई है, जो करोड़ों लोग विस्थापित हुए हैं, उससे बड़ी तबाही और क्या होगी। लेकिन कभी उसे विषय बनाकर गंभीरता के साथ उन्होंने विषय को देखा ही नहीं और न उन विस्थापित जनों के प्रति कोई सहानुभूति जाहिर की, न उनकी मदद के लिए किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई की। लेकिन वे बंगाल आए और बंगाल में आकर के उन्होंने कुछ देखने के बाद 1000 करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज का ऐलान भी किया। वैसे भी सभी राजनेता इस प्रकार के नमूना प्रदर्शनों के जरिए अपने संदेश को प्रेषित किया करते हैं, लेकिन उनकी नमूना कार्रवाइयों के जरिए ही उनकी मानसिकता का भी अनुमान लगता है। वे बंगाल आए लेकिन भारत के विस्थापित जनों के पक्ष में खड़े नहीं हुए। बहरहाल, बंगाल में आकर के उन्होंने जिस पैकेज की घोषणा की तो उस पर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मैं नहीं जानती उन्होंने क्या घोषणा की है, पहले आ जाने दीजिए, सारी चीज़ों को देख लूँ, उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। और यह बिल्कुल सही बात थी उनकी, क्योंकि मोदी जी के राहत पैकेज, जिसे राहत दी जाती है, उसके लिए मददगार होने के बजाय उसके गले में फंदे की तरह भी काम कर सकती है। पिछले दिनों इनके तमाम राहत पैकेज जो 20 लाख करोड़ के इन्होंने घोषित किए, उनको लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे अधिकांश उसका 90% से भी ज़्यादा हिस्सा कर्ज के रूप में आ रहा है, जिस कर्ज के बाद में ये ब्याज सहित उगाही करेंगे। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि आने दीजिए, ये राहत आती है या कर्ज आता है या क्या आता है, देखने के बाद ही हम कोई अंतिम राय दे पाएंगे। सचमुच, और हम सभी जानते हैं, आज ही टेलीग्राफ में एक खबर है कि ये प्री पोल पॉलिटिक्स ऑफ साइक्लोन ट्यूर, इस शीर्षक के साथ, और खुद बीजेपी के नेताओं के बारे में इस पर कहा गया है कि वे अंदर खाने इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि मोदी ने
किस प्रकार आगामी चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए एक ज़मीन तैयार करने की यहाँ कोशिश की है। कहने का मतलब है कि यह भी शुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों से यात्रा की गई है। बहरहाल हम जानते हैं मोदी जी, जैसा कि हमने पहले ही कहा, कि इनके राहत पैकेज को लेने वाला आदमी भी कौन सी दशा में जाएगा उसकी पहले से कल्पना नहीं की जा सकती है। यह तो यूनानियों ने जिस प्रकार ट्रॉय वालों को उनका ट्रोजन घोड़ा भेंट किया था, होमर के ओडिसी में है उस पूरी कहानी की चर्चा। मैं खुद पिछले दिनों तुर्की गया था और ट्रॉय के उस ट्रोजन को देख करके आया था, जिस उपहार को ग्रहण करने के बाद ट्रॉय का पतन हुआ था। तो मोदी जी का राहत पैकेज वो ट्रोजन ऑफ ट्रॉय, ग्रीक्स के द्वारा भेंट दी जाने वाली एक भेंट की तरह होगा, सभी जानते हैं। और ख़ास तौर पर आरएसएस वालों का चरित्र यही है। वे शिवाजी महाराज के अन्य उनके शासकीय नीतियों और इन सब विषयों पर आपस में चर्चा नहीं किया करते हैं। इनके संघ की बौद्धिकी में शिवाजी ने किस प्रकार वो मुग़ल बादशाह आदिल शाह के सरदार अफजल खां के पेट को उस बगनखे से धोखे से काट फाड़ दिया था। कहानी ये है कि अगर शिवाजी ने नहीं वो काम किया होता तो हो सकता है कि अफजल खां ने शिवाजी को मार दिया होता। लेकिन इनके यहाँ इसी बात पर बल दिया जाता है कि किस प्रकार कोई एक चकमा देकर फतह हासिल कर लो। ये चालबाजियों का एक पूरा प्रशिक्षण केंद्र आरएसएस के यहाँ चलता है, और उसी के नमूने के तौर पर हम देखते हैं रोज जिस तरीके का प्रचार ये चलाते हैं। इसी मोदी जी के आगमन और इनके 1 लाख करोड़ की घोषणा के साथ ही इनके एक अमित मालवीय नामक जो आईटी सेल के सरदार है, मतलब झूठों के सबसे बड़े सरदार हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि अंततः ममता बनर्जी को केंद्र की सहायता को कबूल करना पड़ा। ठीक कौन सी तर्क हुआ? केंद्र की सहायता को कबूल करने का क्या तात्पर्य है? वही एक स्वपन दास गुप्ता, उन्होंने अभी से ही कहना शुरू कर दिया कि यह जो राशि आ रही है, कब आएगी, कैसे आएगी, अभी तक कुछ उसका अनुमान नहीं है किसी को, लेकिन ये जो आ रही है अब इसमें किसी प्रकार की चोरी चमारी नहीं होनी चाहिए और यह पूरी राशि सही तरह से राहत कार्यों में प्रयुक्त होनी चाहिए। कहता कि यही तो पूरे का पूरा एक राजनीतिक पैकेज के तौर पर जिस तरह से मोदी जी के बंगाल आगमन और इनकी राहत की घोषणा को देखा जा रहा है। कोरोना यहाँ पर दीघा में बंगाल के 2 बजे दोपहर में लैंडफॉल हो गया था और मोदी जी का उस पर और उसकी तबाही के सारे दृश्य टेलीविज़न के तमाम चैनलों पर दिखाए जाने लगे थे। लेकिन दूसरे दिन दोपहर में 1 बजे मोदी जी को फुर्सत हुई अपने सिपहसालार अमित शाह के साथ मिल करके, दोनों ने एक साथ एक ट्वीट किया कि वे बंगाल की सहायता करेंगे इस मौके पर, और बंगाल के अम्फान पीड़ित लोगों के प्रति एक सहानुभूति भी जाहिर की। जाहिर है कि उसी समय पूरे बंगाल में उसके पहले ही
इस प्रकार की इस प्रकार के ट्वीट आने लगे थे कि क्या केंद्र को बंगाल के लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं है? क्या सहानुभूति के दो शब्द भी उनके पास नहीं बचे हैं? उसके बाद बड़ी मुश्किल से मोदी जी ने ट्वीट किया और उसके साथ ही वे बंगाल में आने के का एक प्रस्ताव भी उन्होंने रखा। कहने का मतलब है कि यह जो तरीका है अभी तक, इसीलिए जो जिस प्रकार का अविश्वास राज्य सरकारों के मन में इन्होंने पैदा कर दिया है, ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया से वो बिल्कुल जाहिर है। इस कोरोना काल में एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था को इन्होंने नष्ट कर दिया है, इन्होंने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है पूरी तरीके से पिछले 6 सालों में। इसके बाद सामाजिक स्थिति तो इतनी कमज़ोर, इतना विभाजन है उसमें, आप लोगों के बीच इस प्रकार के फूट के बीज डाल दिए गए हैं कि वह एक कमज़ोर स्थिति में है। इसके अलावा हमारे राज्य का संघीय ढांचा, जिसका एक नमूना ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी है, वो किस तरीके से कमज़ोर हुआ है सभी जानते हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की केंद्र से घोषणाएं की जा रही है, संघीय ढांचा भूल कर कुछ बचेगा नहीं, और अगर नहीं बचेगा तो राज्यों के बीच विद्रोह का भाव पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे राज्य के संघीय ढांचे का लचीलापन ही हमारे इस वैविध्यपूर्ण भारत को एकजुट बनाए हुए है। इसके अलावा जनतंत्र को तो जिस तरह से ये कुचल रहे हैं, जिस तरह से इस कोरोना के काल में भी ये नागरिकता कानून विरोधी जो जनतांत्रिक महान आंदोलन हमारे देश में देखने को मिला, शाहीन बाग में जिस प्रकार के जमावड़े हुए, जिसकी स्मृतियाँ हमेशा भारत के जनतांत्रिक आंदोलन में एक गौरव के स्थान के रूप में सुरक्षित रहेगी। उस शाहीन बाग में के आंदोलन में शामिल होने वाले कई नौजवानों को, कई कार्यकर्ताओं को वे इस कोरोना काल में नाना प्रकार के मामलों में फंसा करके गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जनतंत्र को तो इन्होंने वैसे भी लगभग, इनका बस चले तो ये सारे जनतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त कर दें। तो ये जो परिस्थिति है उसमें मोदी जी यहाँ आए और जो कुल मिला करके वे 1000 करोड़ रुपए की बात करके गए, जबकि यहाँ तो वास्तव में जो 1 लाख करोड़ के नुकसान की बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। यह काल्पनिक तूफान था। भारत ने इसके पहले इतनी तेज गति के किसी तूफान को देखा नहीं था पिछले 400 साल में, और इससे जो मची है तबाही, कहा जा रहा है कि सीधे सीधे 1 करोड़ 50 लाख करीब लोग, परिवार प्रभावित हुए इससे। तो देखिए आगे किस तरह से इस परिस्थिति से निपटा जाएगा। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यही है कि समस्याएं तो देश के सामने आएगी, आती रहेगी, और सरकारों का काम ही है कि वे समस्याओं से आम लोगों को निपटने में मददगार बने। लेकिन समस्याएं पैदा करना और किसी भी प्राकृतिक प्रकोप के वक्त भी राजनीतिक उद्देश्यों को मद्देनज़र रखते हुए
किसी प्रकार की रणनीति को तैयार करने की कोशिश करना, यह बेहद शर्मनाक है। और यह हमारे देश में खास तौर पर इस मोदी काल में ही संभव है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि यदि कुछ भी इनमें सद्बुद्धि बची हुई है तो बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी बाधा और बिना किसी प्रकार की शर्तों के साथ बंगाल के पीड़ित लोगों की मदद की जाए और इस महाविपत्ति से निकलने में उन्हें सहायता प्रदान की जाए। राजनीति के उद्देश्यों को, संकीर्ण राजनीति के उद्देश्यों को अभी भूल करके काम करने की ज़रूरत है। अन्यथा यह जो दरार पैदा होगी, फिर केंद्र की कोई नैतिक शक्ति नहीं बचेगी भारत के इस संघीय ढांचे को ये पूरी तरह से कमज़ोर करके भारत की एकता को तोड़ने का काम होगा। नमस्कार।